बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट विशाल शाकिर और आज हमारे साथ मौजूद है माय मेंटर मियां अली हैदर साहब और हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस के ऊपर जो कि आजकल नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स की जीनत बना हुआ है और बहुत सारा डिस्कशन हो रही है उसके ऊपर। तो सोचा कि इसके ऊपर डिटेल लीगल क्रिटिकल एनालिसिस लिया जाए मियां अली हैदर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ऐसी जजमेंट आती है आजकल हर दूसरे दिन के, हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड करने के अलावा कोई काम नहीं बचता। तो अभी भी एक जजमेंट ऐसी दे दी है इस्लामाबाद की कोर्ट ने कि बड़ी उसके अंदर कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई हैं। नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जजमेंट को डिस्कस किया जा रहा है, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और बहुत सी एनजीओज जो हैं इसके ऊपर डिबेट भी करना चाह रही हैं और इसके लीगल एज वेल एज इस्लामिक पर्सपेक्टिव को भी डिस्कशन में लाया जा रहा है। तो आपकी तरफ ही आते हैं कि हमने लीगल क्रिटिकल एनालिसिस करना है। तो पहले तो ये समझें कि ये केस है क्या, कब हुआ, फैक्ट्स क्या हैं, डिक्टम क्या ले डाउन हुआ है और किस कानून के तहत ये सज़ा दे दी गई है। सर, ओवर टू यू। थैंक यू विशाल। अच्छा, जब ये जजमेंट आई द इनफेमस इद्दत केस, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से उस वक्त रब्ता किया टू गिव माई इनपुट ऑन दैट। अच्छा, मैंने इंटेंशनली इस बात के ऊपर अपने आप को रिफ्रेन रखा कि मैं किसी किस्म की कोई कमेंट ना दूं बिकॉज मैंने जजमेंट पढ़ी नहीं थी। और एज अ हम्बल सर्वेंट ऑफ लॉ मेरा मानना ये है कि आप एक जजमेंट के ऊपर फेयर कमेंट कर सकते हैं, बट फॉर दैट नॉट फ्रॉम द मीडिया न्यूज़ परसेप्शंस और स्टफ लाइक दैट। तो आपको उस जजमेंट को पढ़ना चाहिए। अच्छा, मैंने जब इस जजमेंट को पहली दफ़ा पढ़ा तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कुछ समझ नहीं आई ये हुआ क्या इस केस के अंदर। फिर बहुत सारे लॉयर्स ने भी और मीडिया के ऊपर भी ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई और मैं देख रहा था कि हाउ द पीपल आर परसीविंग दिस जजमेंट लीगली और क्रिटिकली। बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, आई मस्ट गिव अ डिस्क्लेमर कि ये जो कमेंट है या इस जजमेंट का जो क्रिटिकल एनालिसिस है ये किसी भी पॉलिटिकल बायस से पाक है। यानी हम इसको प्योरली लीगल कंटोर्स के ऊपर एवेल्युएट करेंगे इस जजमेंट को, ताकि हम भी एक इंसाफ कर सकें इस जजमेंट के साथ और अपने इल्म फहम और एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करें, ताकि आपको जो देखने वाले लोग हैं उन तक एक ऐसा कंटेंट पहुंचे जो कि थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सैंक्टिटी रखता हो। बिल्कुल। यानी पॉलिटिकल बायस इसमें किसी भी किस्म का कोई नहीं है, प्योर लीगल क्रिटिकल एनालिसिस हम करेंगे जी। अच्छा, होता ये है कि एक कंप्लेंट फाइल होती है 25/11/2023 को। इस्लामाबाद के एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट, अब सीनियर सिविल जज साहब थे, उनको डिप्यूट किया जाता है और उनके पास ये कंप्लेंट फाइल होती है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि पहले भी ये कंप्लेंट फाइल हुई थी लेकिन उसको विड्रॉ कर लिया गया ड्यू टू टेक्निकल रीजंस और वेरी नेक्स्ट डे ये कंप्लेंट फाइल कर दी गई। और इसमें जो आपका डिसीजन आया है ये 3 फरवरी 2024 को आया। यानी रफली अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा केस समराइज हुआ है तकरीबन 60-65 पेशियों के ऊपर या दिनों के ऊपर। पेशियां तो नहीं, दिन आप कहेंगे। बिल्कुल। यानी रफली 2-2.5 महीने के अंदर। और कौन कहता है पाकिस्तान में स्पीडी जस्टिस नहीं है और हमारा फर्म बिलीफ है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, but at the same time justice rushed is a justice crushed. So with that reason ये कंप्लेंट फाइल होती है। अच्छा, कंप्लेंट के फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं। अमूमन जब भी मैं किसी भी केस के ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस करता हूं तो मैं कैरेक्टर्स को छुपाता हूं जी। बट वन ऑफ द सीनियर लॉयर्स जो आपकी वीडियोस वगैरह देखते हैं उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट होती है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है, तो आप उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनका नाम ले सकते हैं रादर देन कंप्लेनेंट, रिस्पॉन्ड नंबर 2, रिस्पॉन्ड नंबर 1, तो उससे ऑडियंस के लिए कंफ्यूजन आती है। तो इसलिए फॉर दैट रीजन इस वीडियो के अंदर मैं कैरेक्टर्स का नाम लूंगा। द कंप्लेंट वाज फाइल्ड बाय मिस्टर मानेका, हावर्ड मानेका, और वो फाइल करते हैं एक कंप्लेंट अंडर सेक्शन 496 which is with reference to the marriage ceremony, fraudulent marriage ceremony, read with 496B which is
जिसपे आपने अभी पिछले दिनों वीडियो की है, फॉर्निकेशन से रिलेटेड है। और वो कहते हैं कि जी हमारी 1989 में शादी हुई थी और 25-28 साल हमारी शादी रही, अचानक जो इसके अंदर एक्यूज्ड हैं, वन इज़ मिस्टर इमरान खान जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड इस वक्त जो उनकी वाइफ हैं मुसम्मत बुशरा इमरान, तो या बुशरा बीबी, तो वो इसके अंदर रिस्पॉन्ड नंबर 2 हैं। और ये पीरी मुरीदी की गाब के अंदर हमारे घर आते थे और वहाँ से इनके कोई इलिसिट रिलेशंस जो हैं वो डेवलप हुए, और उसके बाद मैंने इन द मंथ ऑफ नवंबर 2017 अपनी वाइफ को मैंने डाइवोर्स दे दी। डाइवोर्स देने के बाद दिसंबर का महीना गुजरता है और जनवरी की 1 तारीख को, आई रेकन 1 इज द डेट, 1 तारीख को ये लोग आपस में निकाह कर लेते हैं। और मेरा क्लेम ये है कि ये इद्दत के दौरान निकाह हुआ है, लिहाजा इस मैरिज को फासिद डिक्लेयर किया जाए और इनको फॉर्निकेशन और मैरिज फ्रॉडुलेंट मैरिज सेरेमनी के अंदर जो है वो कन्विक्ट किया जाए। ठीक है। टू सपोर्ट द क्लेम वो 3 विटनेसेस प्रोड्यूस करते हैं। एक वो जिसने निकाह करवाया जी, विच इज PW3 जी, खुद वो पेश होते हैं एज PW1 जी, PW2 इसके अंदर आते हैं मिस्टर ओन चौधरी जो उस वक्त मिस्टर इमरान खान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी होते हैं। सो ये 3 विटनेसेस इसके अंदर आते हैं। एंड द फोर्थ वन वाज द मिस्टर लतीफ जो कि पिछले 30-35 साल से मानेका फैमिली के हाउस हेल्प हैं और उनके कोई पर्दा वगैरह नहीं है, इस तरह ये वो इसको कर। इनिशियली होता क्या है कि अदालत की जुरिस्डिक्शन को असेल किया जाता है कि आपके पास इस मुकदमे को चलाने का दायरा इख्तियार नहीं है, क्योंकि निकाह जो है दैट वाज सोलमनाइज्ड इन लाहौर, तो आपके पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं। अदालत इस बात को रिफ्यूज कर देती है, जिसके अगेंस्ट मिस्टर इमरान खान के जो लॉयर्स होते हैं वो एक क्रिमिनल रिविजन फाइल करते हैं बिफोर द एडिशनल सेशन जज, दैट ऑल्सो टर्न डाउन, डिसमिस हो जाती है, जिसके अगेंस्ट वो एक रिट पिटिशन फाइल करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वो भी रिफ्यूज हो जाती है और डिक्लेयर हो जाता है कि इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अदालत जब कर्सरी स्टेटमेंट, याद रखिएगा ये जो ऑफेंस है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, तो इसके लिए आपको प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करनी है। अच्छा, जूं मैं इस केस के बारे में आपको बताता हुआ चला जाऊंगा तो आपको एक कंप्लेंट केस के बारे में भी समझ आ जाएगा कंप्लेंट केस होता क्या। ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 200 के मुताबिक ये अपना जो है वो कंप्लेंट फाइल करते हैं, जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड में प्राइवेट प्रोसिक्यूशन का कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। हमारे यहाँ ये प्राइवेट कंप्लेंट है, लेकिन वहां पे इसको प्राइवेट प्रोसिक्यूशन भी कहते हैं। अपना कर्सरी स्टेटमेंट करवाते हैं और याद रखिएगा जब आपने इस्तगासा फाइल करना है, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करनी है, तो सेक्शन 200 आपको कहता है कि एट वंस, उसी वक्त, सरे-दस उसी वक्त आपने अपनी कर्सरी स्टेटमेंट, और इसको उर्दू जुबान के अंदर कहते हैं सरसरी शहादत, आपने करवानी है। अच्छा, अदालत कहती है कि कर्सरी स्टेटमेंट और जिस्ट ऑफ एविडेंस को देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि ये केस 496B का नहीं है, फॉर्निकेशन नहीं इसमें बनती, लिहाजा वो फर्द जुर्म लगा देते हैं इसके अंदर 496 का। ठीक है। अच्छा, जब फर्द जुर्म लगाते हैं 496 का तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस खोली जाती है, और यहां से जब फर्द जुर्म लग जाता है तो जो आपका रेगुलर ट्रायल का प्रोसीजर है, जिससे आप सेशन ट्रायल करते हैं, प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस लाती है, तो ट्रायल का जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक वो अपनी प्रोसिक्यूशन एविडेंस को खोलते हैं, और PW1 जो कि कंप्लेनेंट होते हैं खावर माने का, वो अपनी कर्सरी स्टेटमेंट करवाते हैं और अपने तमाम के तमाम एलिगेशंस जो उन्होंने इस्तगासा के अंदर लगाए हैं, अपनी कर्सरी स्टेटमेंट में लगाए हैं, उसको दोबारा से री इन्फोर्स करते हुए उन्हीं क्लेम्स को रखते हैं। इसी तरह PW2 रिकॉर्ड होता है, PW3 रिकॉर्ड होता है, PW4 रिकॉर्ड होता है। कमिंग बैक टू PW1 विच इज द कंप्लेनेंट, जो कि खावर मानिका साहब है। अच्छा, अदालत जब ये जजमेंट लिख रही है तो मैं आपको यहाँ पे ये बात बताता जाऊँ, इस जजमेंट का हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं जी, क्योंकि हमारे पास जो एविडेंस प्रेजेंट हुई, जो एविडेंस डिफेंस ने पुट की, जो डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट और कन्फ्रंट करवाए, वो अवेलेबल नहीं। अच्छा, मैंने इस जजमेंट को जब पढ़ा तो मैंने इसको देखने की कोशिश की कि कुछ पता इस जजमेंट से ही कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। हाउएवर PW1 आके एग्जैक्टली वही अपनी स्टोरी सुनाते हैं, और जो इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के लॉयर्स होते हैं
वो इन पे क्रॉस एग्जामिन करते हैं जी। अच्छा जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ दिस इज द बेस्ट वेपन एवर इन्वेंटेड इन द फील्ड ऑफ लॉ टू इलसिट द ट्रुथ आउट ऑफ अ विटनेस उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका जजमेंट में जिक्र है वो है एग्जिबिट PW3/D1 अ वीडियो क्लिप विच वॉज प्रोवाइडेड टू द कोर्ट इन अ क्या कहते हैं यूएसपी और ये इस वक्त आपके पीछे चल भी जाएगा वो जो एग्जिबिट है मैं कैटेगोरिकली इस बात का नोटिस लेता हूँ और सख्ती से तरदीद ही सिर्फ नहीं करता मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है मैं ये बात बड़े क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरी साबका एहलिया बुशरा बीबी मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी दुनिया की पाक तरीन बीबी है और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें और फिर इमरान खान का जो हमारे इस स्पिरिचुअल घर का एक बुशरत खाना समझता है उनको उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत तंदुरुस्ती सलामती दे और इज्जतें दे और ये मैं सख्त नोटिस ले रहा हूँ इस बात का अच्छा ये स्टेटमेंट बताई जाती है और ये पुट की गई है इस जजमेंट के अंदर डिफेंस की तरफ से उस विटनेस को कि मुझे एक बात बताएं आप आज अदालत के अंदर फॉर्निकेशन के चार्जेस लगा रहे हैं आप फ्रॉडुलेंट मैरिज सेरेमनी के लगा रहे हैं जो क्लिप आपके सामने चल रहा है ये क्लिप 8 जनवरी 2018 का क्लिप है और शादी 1 जनवरी 2018 को होती है यानी शादी के तकरीबन 7 दिन बाद ये स्टेटमेंट आता है PW1 का और ये कहता है कि जी मैंने अपनी जिंदगी में इससे पायस खातून नहीं देखी पायस मैंने वो आदमी नहीं देखा और ये डिफेंस ने पुट किया उन्हें जी। तो मजे की बात ये है कि ये जो PW1 है ये कर्सरी स्टेटमेंट और अदालत के अंदर अपना एग्जामिनेशन इन चीफ ऑन ओथ दे रहा है और इस वीडियो क्लिप के अंदर भी वो कस्में और वो सारा कुछ खाने के बाद ये सब सरप्राइजिंगली ये विटनेस PW1 प्रोसिक्यूशन विटनेस या कंप्लेंट विटनेस अपने इस स्टेटमेंट को ओन करता ठीक है कि जी बिल्कुल मैंने ये स्टेटमेंट दी है लेकिन साथ ही साथ इसी जजमेंट के अंदर PW1 ये कहता है ये स्टेटमेंट मैंने इस वजह से दी थी चूंकि ये मेरी बीवी थी और मुझे बतौर बीवी इसके बारे में ये बयान दिया ठीक है अच्छा अगर आपने बतौर बीवी ये बयान दिया है ये जो स्टेटमेंट आपने दी है तो जरा आप इसी इस्तगासे की कंप्लेंट को PW1 के एग्जामिनेशन चीफ को देख लें तो आपको वहीं पे समझ आ जाएगी कि आप तो कह रहे हैं कि इनकी फॉर्निकेशन में इन्वॉल्व थे मेरे नौकर ने इनको जना करते हुए देखा ये बगैर पर्दे के आ जाता था इनके इलिसिट रिलेशन से मैं मना भी करता था हाँ। सो अगर आप 8 जनवरी 2018 को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इस्तगासा जो आप दायर कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 6.5 साल बाद कर रहे हैं और जो सिनेरियो पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मैंने नवंबर के अंदर डाइवोर्स दे दी थी और इस वजह से दी थी क्योंकि उसका बैकग्राउंड ये था कि इसके इलिसिट रिलेशनशिप थे मिस्टर इमरान खान के साथ सो इट्स अ बिग कॉन्ट्राडिक्शन बट ट्रस्ट मी जज साहब कहते हैं कि डिफेंस ने प्रोसिक्यूशन विटनेस जो PW1 है इस पे लेंथी क्रॉस एग्जामिनेशन किया है क्या क्रॉस एग्जामिनेशन है क्या कॉन्ट्राडिक्शंस लाई क्या कन्फ्रंटेशंस करवाई क्या इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है सवाए इस क्लिप के जिसका ये जिक्र यहां पे किया गया नंबर 1 नंबर 2 PW2 इसके अंदर पेश होता है दैट इज द पर्सन who solemnized the निकाह सेरेमनी और सईद खान मुफ्ती सईद खान या मोहम्मद सईद खान साहब थे ये आते हैं और ये आके कहते हैं जी कि मैंने इनका निकाह इस तारीख को करवाया था ये एग्जिबिट निकाह नामा जो है सो एंड सो फोर्थ है और लेकिन बाद में जब मुझे इद्दत का पता चला तो मैंने एक इनका दूसरा निकाह भी करवाया अच्छा अब यहाँ पे याद रखिएगा कि निकाह के लिए जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक मैं पहले भी बता चुका हूं इजाब कबूल और मेंटेनेंस होती है आपके पाकिस्तान का जो स्टेट लॉ है उसके लॉ के मुताबिक इसकी एक डॉक्यूमेंट बनी हुई है रजिस्टर्ड होती है सो जब आप निकाह पे निकाह करवाते हैं या दूसरा निकाह करवाते हैं तो उसकी कोई दूसरी डॉक्यूमेंट नहीं बनती डॉक्यूमेंट पहले वाली होती बट उन्होंने कहा कि मैंने मंथ ऑफ फरवरी के अंदर इनका दोबारा निकाह करवाया और मैं जो जज साहब ने वर्ड यूज किया इसके अंदर PW2 के अंदर कि मैं इमरान खान का बडी था अच्छा आई डोंट नो व्हाट डज बडी मीन एंड व्हेन इट कम्स टू द लीगल एरिया और मैं इनकी कोर कमेटी का मेंबर भी था और ये वो सारा कुछ बट दैट्स हाउ इट प्रोसीडेड
डिफेंस का जो लॉयर है वो दोबारा से एक एग्जिबिट जो उसने अदालत के अंदर करवाया, दैट इज एग्जिबिट PW3/D1, USB, जिसके अंदर मुफ्ती सईद साहब की एक स्टेटमेंट वो जो है, या उस निकाह ख्वाह की जो स्टेटमेंट है, वो उसी का बयान बताते हैं कि इद्दत के बारे में, जो औरत का जो इद्दत का ड्यूरेशन है उसके बारे में बताते हैं कि इद्दत की कंप्लीशन के बारे में अगर किसी ने बताने के पास, किसी के पास ताकत है, किसी के पास इख्तियार है, तो वो औरत है, वो बताएगी कि मेरी इद्दत कंप्लीट हुई है कि नहीं। और सरप्राइजिंगली इसी जजमेंट के अंदर वो मानते हैं अपने इस बयान को, जी मैं इस पे कायम हूं, लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं विच लीड्स टू द डिफरेंट सिचुएशन, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। और अगेन जज साहब ने कहा कि जी बहुत लेंथी क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, कोई मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई बात नहीं। इसी तरह PW3 है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द PW4 जो उनका हाउस हेल्प है। अच्छा, PW1 को देखें, PW2 को देखें, PW3 को देखें, तो इन्होंने इनडायरेक्ट इंसिनुएशंस की हुई है, इनडायरेक्ट इंसिनुएशंस है। इनके एग्जामिनेशन चीफ में, क्रॉस एग्जामिनेशन में उसना स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, लेकिन ये जो मुलाजम है लतीफ, ये पहली दफा आता है और आके कहता है इसके अंदर कि मैं अचानक कमरे में एंटर हुआ एंड आई सॉ मिस्टर इमरान खान एंड बुशरा बीबी कमिटिंग जना, जो जज साहब ने लफ्ज अपनी जजमेंट में इस्तेमाल किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये पूरी की पूरी आपके पास 4 विटनेसेस जो इनके अंदर पेश किए गए। अच्छा, जब कंप्लेंट केस होती है या आप इस्तगासा लेते हैं, तो उसके बाद एक ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन है 342 जी। तमाम के तमाम सवालात 342 के अंदर पुट किए जाते हैं और उनके जवाब दिए जाते हैं इमरान खान साहब की तरफ से, और वो कहते हैं कि मेरा किसी किस्म का कोई वो नहीं था, इद्दत कंप्लीट हो गई थी, एंड सो फोर्थ। यहाँ पे दोनों मुल्जमान अदालत को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी बतौर विटनेस अपने गवाहान या खुद अंडर सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 के अंदर पेश होने की इजाजत दी जाए। और जब मैंने ये जजमेंट पढ़ी तो मेरा ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जो दिमाग है ना, इंटेलेक्चुअल फौजदारी दिमाग, वो जाके छत को लगा कि जज साहब ने कहा कि मैं तुम लोगों को राइट टू प्रेजेंट एविडेंस डिनाई करता हूं। आई रिफ्यूज अ राइट that you can appear or produce witnesses under section 340 subsection 2। क्यों? क्योंकि मुझे एप्रीहेंशन है, नंबर 1 कि ये तुम्हारा डिलेइंग टैक्टिक्स है, ठीक है। नंबर 2, तुमने कोई ऐसी बात ही नहीं की जिससे मैं इस बात का अंदाजा कर सकूं कि तुम लोग कौन सी ऐसी मटीरियल एविडेंस प्रेजेंट करना चाहोगे। अच्छा, मैं और आप ये जजमेंट पढ़ रहे थे, मैंने आपको कहा था हमें भी बड़ा अरसा हो गया फौजदारी ट्रायल करते हुए, जरा देखें तो सही, आया 340 सब सेक्शन 2 या 340 के अंदर कहीं से भी कोई रूम अवेलेबल है कि जज इस बात की सब्जेक्टिव वैल्यूएशन करे कि आई रिफ्यूज अ राइट टू यू टू अपीयर एज अ डिफेंस विटनेस और प्रोड्यूस योर एविडेंस इन डिफेंस। और हमने इसको पढ़ा। अच्छा, इस पे जजमेंट भी ढूंढने की कोशिश की और 2 जजमेंट्स हमारे सामने आई, बिल्कुल, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, एक लाहौर हाई कोर्ट की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मुल्जिम को 340 सब सेक्शन 2 के अंदर ना पेश होने की परमिशन देना अमाउंट्स टू अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल, ये तो फेयर ट्रायल के अगेंस्ट है। आई मीन, हाउ कैन यू रिफ्यूज, हाउ कैन यू डिनाई अ पर्सन to appear as his own witness or a defense witness or produce any other witness। Surprisingly अगर आप देखें, अगर 340 सबसेक्शन 2 को कहते हैं, देखें तो उसमें यहां तक कि उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन की प्रोटेक्शन अवेलेबल है कि आप उसको किसी और मुकदमे में अगर कन्विक्शन हुई है तो उसका सवाल भी नहीं आप उसको पूछ सकते, इसी मुकदमे से रिलेटेड आप सवाल पूछेंगे। लेकिन यहां पे जज साहब ने डिनाई किया, विच इज अ शीयर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 10A। यानी हाउ कैन यू से दैट कि जी मुझे एक तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स है, और मैंने आपके सामने टाइमलाइन दिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि 25/11/2023 में केस इंस्टीट्यूट होता है और 3 फरवरी 2024 को ये डिसाइड होता है। अगेन लेट मी से इट आउट लाउडली विदाउट एनी पॉलिटिकल एजेंडा, दिस critical analysis on the basis of the legal acumen।
तो आपने 60-65 दिनों के अंदर, यानी अगर एक दिन उन्हें दे देते, 2 दिन दे देते, 3 दिन दे देते, क्या फर्क पड़ना। क्या फर्क पड़ता था। अच्छा, और वो कहते हैं कि सॉरी आई रिफ्यूज योर टू गिव यू राइट ऑफ 340 सब सेक्शन 2। और अभी मैं वो कुछ क्लिप्स देख रहा था कि जस्टिस अतरमन अल्लाह साहब, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर उनका लेक्चर था, और उसके ऊपर जितना एम्फेसिस उनका आर्टिकल 10A के ऊपर था, और ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि आप गुनेगार से गुनेगार, कल्प्रिट से कल्प्रिट, मुल्जम से भी नहीं छीन सकते आप। बिल्कुल ऐसा। यानी फेयर ट्रायल मिलना तो इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल Justice, जस्टिस। yes. और थैंक्स टू द गवर्नमेंट बैक देन, जिन्होंने पहले तो आपके यहाँ फेयर ट्रायल आर्टिकल 10 के अंदर आर्टिकल 9 में आप इसको इंटरप्रेट किया करते थे कि इट वाज पीपल्स पार्टीज 18th अमेंडमेंट बाय virtue of which आर्टिकल 10A was incorporated into your कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस वजह से इट इज अ sheer violation, बट जैसा आप कहते हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं। सरप्राइजिंगली यहां पे जब एविडेंस क्लोज हो जाती है तो उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फाइनल जजमेंट आती है। जजमेंट का मैं क्रिटिकल एनालिसिस बाद में करूंगा, यहां पे मैं कुछ चीजें एलैबोरेट करना चाहता हूं। जब ये चार्ज फ्रेम होता है सेक्शन 496 के तहत, जी, चूंकि 496B तो फॉर्निकेशन उड़ा दिया उन्होंने, मैंने 496 को बड़ा पढ़ने की कोशिश की, एक दफा नहीं कई दफा पढ़ा। बिल्कुल। और यहां पे मैं आप सबकी ऑडियंस को ये एक बात बता दूं, 496 या 496 इज नॉट एनी इस्लामिक प्रोविजन। डेफिनेटली ना तो ये, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लेजिस्लेशन की इस्लामाइजेशन जो है जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर में हुई है, बिल्कुल 80s के अंदर हदूद ऑर्डिनेंस के साथ, और ये हद उसके बाद जितने भी थे ये सारे इनकॉर्पोरेट किए गए। 496 1860 से चलता आ रहा है पाकिस्तान, यानी कॉलोनियल रूल से, कॉलोनियल, जब इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल जो दे गए हमें, जो दे गए, ये वहां से आ रहा है। तो इसकी कोई इस्लामिक अटैचमेंट नहीं है विद रेफरेंस टू द इद्दत, मैरिज ड्यूरिंग इद्दत, उसके साथ निकाह। अच्छा, मैंने बहुत सारे सीनियर लॉयर से भी कंसल्ट किया, कुछ फॉर्मर जजेस से भी कंसल्ट किया। आई वॉन्टेड टू नो कि ये इसको हाउ यू विल इंक्लूड इन, और व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ 496। और आपकी ऑडियंस के लिए इट सेज मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। अच्छा, जिन जजेस से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहां पे आपका जो एम्फेसिस होना चाहिए वो एम्फेसिस मैरिज सेरेमनी पे होना चाहिए। बिल्कुल मैरिज सेरेमनी। मैंने कहा सर इसका मतलब क्या है? फिर उन्होंने कहा कि ओल्ड बैक देन कॉलोनियल एरा के अंदर आज भी आपके गांव वगैरह में, पिंडों के अंदर वो एक खास किस्म की रस्म होती है कि आपने वो कर लिया। अब आई डोंट वांट टू से इट हियर, यानी आपने प्रिटेंड किया कि आप शादी कर रहे हैं, विशाल से, मोहम्मद से, अहमद से पैसे पकड़े, सलामियां इकट्ठी की, जबकि एक्चुअली आपने शादियां की नहीं। तो उसमें जो एग्रीव्ड पर्सन होगा वो कि हमने सलामियां दी इन लोगों को और इन्होंने शादी नहीं की, और इन्होंने ढोंग रचाया शादी का, जबकि इन्होंने शादी नहीं की। तो मैंने उन जज साहब से पूछा कि सर अगर आपका ये इंटरप्रिटेशन है कि ये मैरिज सेरेमनी से रिलेटेड है, मैंने कहा सर व्हाट इफ कि अगर शादी हो जाए, शादी डिक्लेयर हो जाए, शादी डिक्लेयर, कहते इट्स नॉट एप्लीकेबल, इट्स नॉट एप्लीकेबल। और ये जो अटैचमेंट दी गई है इस्लामिक लॉ के साथ, इसको दैट इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि अगर आप इसको डिटेल में देखें, whoever fraudulently or with the fraudulent intention gone through a marriage ceremony, being married, knowing that he is not thereby lawfully married. What if they are married? What if the marriage is registered? फिर तो इसका एप्लीकेशन आ नहीं सकती। So इस सेक्शन को देखते हुए डिफेंस ने भी बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स किए, और जज साहब ने जो अपनी एक्सप्लेनेशन दी इस जजमेंट के अंदर वो भी देखते हैं। जज साहब PW1 को भी डिस्कस करते हैं, और वो कहते हैं, और सरप्राइजिंगली जज साहब यहां पे इस जजमेंट के अंदर जो वो रेफरेंस निकालते हैं वो ये कहते हैं कि मिस्टर खावर मानेका, हु इज PW1 and happens to be the complainant of this case, was aggrieved in a sense that his right of raju was compromised.
इनकी शादी की वजह से, इनकी शादी की वजह से उसका राइट ऑफ रजू जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था। लिहाजा जो फ्रॉडुलेंटली है का जो कॉन्सेप्ट है 496 में, इट इज प्रिमाइज्ड अपॉन रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस के साथ है। तो लिहाजा जब इन दोनों की शादी हो गई, जिससे इन दोनों ने रॉन्गफुल गेन किया और खावर मानिका साहब ने रॉन्गफुल लॉस किया, इस वजह से उनका राइट टू रुजू कॉम्प्रोमाइज हो गया, जिसकी वजह से सेक्शन 496 ऐड होता है। अच्छा, जज साहब नॉट हियर इन थ्रू दिस जजमेंट गोज ऑन टू एक्सप्लेन, और उन्होंने मोहम्मद लॉ को भी बीच में काफी ज्यादा कोट किया, किताबों का रेफरेंस दिया, और उन्होंने 3 जजमेंट्स इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोट की, और एंड दोज जजमेंट्स आर 2016 CLC 18, 2022 YLR 2067, 2018 CLC 1125। ट्रस्ट मी, ये तीनों जजमेंट्स मैंने खोल के पढ़ी, इन तीनों जजमेंट्स का इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। फैक्ट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट, और जिस तरह उन्होंने इसकी रेलेवेंस क्रिएट की, दैट आई डोंट नो, ही जस्ट मेंशन दीज 3 जजमेंट्स कि अपेक्स कोर्ट ने ये 3 जजमेंट्स दी हुई है, मल्टीपल जजमेंट्स हैं, जिनमें से ये 3 जजमेंट्स हैं जो कि इस चीज को डिफाइन करती हैं कि औरत का पीरियड इद्दत जो है 90 डेज है। ओके, अब यहां पे इद्दत पे आने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं इंटेंशनली काफी दिनों तक इसके ऊपर रिसर्च की, पढ़ता रहा, क्योंकि आई डिड नॉट वांटेड टू कम एज ये कि जी आप एक प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं है। सबसे पहले थ्रू आउट माई लीगल करियर, या जब मैं वकील भी बन रहा था, कत्ल, तलाक एंड मैरिज आर मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू लॉ। बिल्कुल, और इस पे आई हैव रेड अ लॉट। इस्लामिक लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो निकाह है या शादी जो है वो आपकी, वो 3 किस्म की हो सकती है जी। एक आपकी शादी वैलिड मैरिज है, जिसके अंदर ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, मेंटेनेंस है, डेक्लेरेशन है, मियां बीवी राजी हैं, खानदान आपका राजी है, दैट इज, और इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक दैट इज अ वैलिड मैरिज। जी। द अदर वन इज इरेगुलर मैरिज। जी। अच्छा, इरेगुलर मैरिज के अंदर कोई ना कोई ऐसा इंपेडिमेंट होता है कि अगर वो इंपेडिमेंट जैसे ही रिमूव होगा, द मैरिज बिकम्स a valid marriage. ठीक है। Okay. And the third one is a void marriage. Void marriage इस्लामिक MFLO के अंदर डिफाइंड है कि जी आपका void marriage क्या होगा, वो ठीक हो ही नहीं सकती, वो जो आपकी ठीक हो ही नहीं सकती, that will remain void, वो फासिद मैरिज उसको भी डिक्लेयर किया है। So आपके पास वैलिड मैरिज है, इरेगुलर मैरिज है और void मैरिज। बिल्कुल ठीक है। इस केस के अंदर उन्होंने इसको कैटेगराइज, कंप्लेनेंट ने इसको कैटेगराइज किया एज वॉइड मैरिज, जी। अदालत ने इसको ट्रीट किया एज इरेगुलर मैरिज। बट अदालत कहती है कि आपकी अगर शादी के 3 किस्म की तरीके हैं, यानी वैलिड जो मैंने भी एक्सप्लेन किया, इसी तरह शादी को खत्म करने के भी 3 तरीके, जिसके अंदर आपकी तलाक एहसन है, जी, तलाक हसन है और तलाक बिदा। और यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि तलाक एहसन, जब आप किसी को डाइवोर्स दें, यू वेट फॉर 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, और जो कि अमूमन नॉर्मली आपके बनते हैं 33 लूनर पीरियड्स आपके बनते हैं, ये 90 डेज का पीरियड बनता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आफ्टर 90 डेज आपकी मैरिज जो है वो बिकम्स रिडंडेंट। अब आप दोबारा मैरिज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस यू मेक अ न्यू निकाह विद न्यू मेहर, नया निकाह नया मेहर। जी। इसी तरह उन्होंने दूसरी कैटेगरी में बताई कि तलाक हसन, यानी आप हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद, जो कि 3 है, आप तलाक हसन के अंदर डाइवोर्स नोटिस देते हैं। यू वेट फॉर 1 मेंस्ट्रुएशन पीरियड, you wait for then you give a notice and then is the followed by the third one. तो ये मोस्ट प्रेवलेंट तलाक फॉर्म, मोस्ट प्रेवलेंट हमारे यहाँ यही है कि आपको तलाक हसन दी जाती है। तलाक हसन दी जाती है। और जो हमारे यहाँ बड़ी एक नॉर्मल प्रैक्टिस हुआ करती थी, जो कि अब बैन हो चुकी है, नॉट अलाउड, दैट इज तलाक बिदा या तलाक बिद्दत। तलाक तलाक तलाक। आपका दूसरा सवाल।
तो 3 तलाक का कह रहे थे कि मीडिया काफी 3 तलाक उछाल रही है, और इसका क्या जवाब है? अफसोस की बात है कि माशरे में, मुसलमान के माशरे में 3 किस्म की तलाक है। मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में, एक तलाक बिदत, तलाक 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 एक साथ में को हो जाती है। एक तलाक हसन, जो तलाक दो, एक माह रुको हैज के लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है। एक सही हदीस है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस के वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है, और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है, रहेगा एक मंच पे आएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा, बैठ के बात करो। फिर भी बात ना बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिट्रर बीवी की तरफ से, एक आर्बिट्रर शोहर की तरफ से। मतलब आर्बिट्रर, हकम कहते हैं आर्बिट्रर को, हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। तो तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरियाज है कि हैज के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो। उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। तलाक के आसन है जो बिल्कुल सही तरीका है। तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपने बीवी से तो रुजू हो सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो 3 माह के बाद, इद्दत गुजरने के बाद, आप दोनों मियां बीवी नहीं रहते, आप अलग हो जाते। लेकिन उसके बाद अक्सर मुसलमान भी नहीं जानते ये कुरान की आयत क्या है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि अगर वो शख्स अपनी पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रोकिए। तो अगर तलाक हो चुका है सही तरीके से, तलाक के आसन के तरीके से, और 3 माह हो गए, इद्दत गुजर गई, 6 महीने बाद अगर लगा भाई जो मैंने क्या गलत किया, मैं फिर से शादी करना चाहता है, तो वो आदमी अपनी पुरानी बीवी से फिर से निकाह कर सकता है, लेकिन नया निकाह नया महर। नया निकाह नया महर जो कई मुसलमान नहीं जानते। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं, सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं। अगर हम कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ेंगे और सही हदीस पे अमल करेंगे तो ये जो गलत फहमियां हैं दूर होंगी। और फिर से अगर शादी हुई, फिर से आप साथ में रह सकते, फिर से प्रॉब्लम हुआ तो फिर तलाक दो, फिर 3 माह रुको, फिर से अलग हो जाओ, फिर से आप चाहते फिर से शादी कर सकते। 3 बार
जायज है। तीसरे बार आखिरी बार है, उसके बाद आप फिर से शादी नहीं कर सकते जब तक वो दूसरी किसी से शादी नहीं करे। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक भी शख्स मेरे जिंदगी में नहीं आया जो तलाक के हसन किया, सही तरीके से तलाक दिया, अलहदा हो गए, फिर निकाह हो गया, फिर अलहदा हो गए, फिर निकाह हुआ, फिर अलहदा हुआ। मैंने कोई भी शख्स मेरे जिंदगी में पूरे दुनिया में ऐसा शख्स के बारे में सुना ही नहीं जो सही तरीके से किया और बिछड़ गया, फिर से शादी की, फिर से बिछड़ गया, फिर से निकाह के, फिर बिछड़ गया, फिर शादी करना चाहता है। अगर आप सही तरीके से कुरान के ऊपर अमल करेंगे तो ये नौबत आएंगी नहीं। और कुछ लोग जो इस्लाम को मजाक बनाए और क्या कहते कि अच्छा अगर एक साथ में दे दिए, 3 तलाक दे दिए, हो गई, अभी क्या हलाला करो। कुरान कहता है 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे 3 भी एक साथ में देना एक ही होता था। हजरत अबू बकर के टाइम में भी 3 तलाक एक ही होता था। हजरत उमर के दौर में लोग जो कहते 3 तलाक 3 होती है, कई उलमा कहते हैं कि उनने ये अपने फतवे पे रुजू किए और उन्हें अफसोस था कि ये फतवा उन्हें दिए, और कई लोग कहते नहीं उनका फतवा सही था। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ है। लेकिन अगर कुरान की रोशनी में देखेंगे तो 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। हजरत उमर के दौर में यानी आप एक ही गो में 3 राइट्स ऑफ डाइवोर्स जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड तलाक बिदा। जी। तो इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने तीनों किस्म की तलाक को डिफाइन किया। जी। बट उन्होंने कहा कि तीनों के अंदर जो आपका जो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ इद्दत है दैट इज 90 डेज। ठीक। अब यहां पे मैं आपको, चूंकि सिंस आई टोल्ड यू कि हमने बड़ी रिसर्च की, कुछ रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कुरान में आपको बता देता जी। हूं। सूरह बकरा की आयत नंबर 228 से 240 तक, सूरह तलाक की 7 आयत और सूरह नूर की भी कुछ आयत हैं जो कि आपके सामने ए पैगम इन आयात के अंदर पूरा का पूरा मैकेनिज्म डिफाइंड है कि आपका जो है वो इद्दत का पीरियड क्या होगा। इन आयात के मुताबिक द इद्दत पीरियड इज 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स एंड और द पीरियड ऑफ तहूर जिसे बोलते हैं, प्योरिटी का जो पीरियड है दैट इज आल्सो मेंशन्ड। हमारे यहाँ इसकी जो आपकी डिक्लेरेटरी इंटरप्रिटेशन की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दैट वाज 1992 SCMR 1273 अलादाद केस। जी। अच्छा, डिफेंस काउंसिल ने सलमान अकरम राजा वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉलवर्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उन्होंने अलादाद केस पे रिलाय करते हुए ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इद्दत का पीरियड डिटरमिन किया है वो 39 डेज किया है। प्रेजेंट केस के अंदर जो कि इस अदालत के सामने है वो 49th और 48th डे पे जाके शादी हो रही है, तो इसको किसी भी तरीके से आप इरेगुलर मैरिज नहीं कह सकते। ठीक है। अच्छा, जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने इस जजमेंट को जब अपनी जजमेंट के अंदर डिस्कस किया और अपनी जजमेंट के पैराग्राफ 39 के अंदर वो डिस्कस करते हैं और पैराग्राफ 39 के अंदर उस अलादाद केस के पैराग्राफ नंबर 22, 23, 24, 25 को रिप्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, सरप्राइजिंगली बड़ा हौसला है वो इस जजमेंट का कि 22, 23, 24 के अंदर उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन 24 की आखिरी लाइंस उन्होंने नहीं पढ़ी। अच्छा, इस 22, 23, 24 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मैकेनिज्म बताया मेडिकल साइंसेस और
वुमेन फिजियोलॉजी को देखते हुए कि इन ऑल इवेंचुअलिटीज 39 यानी इद्दत का पीरियड कुरान के मुताबिक 3 लूनर मंथ्स ही है, जी नो डाउट अबाउट इट। और अभी मैंने आपके सामने कुरान एक आयात भी चला दी, बिल्कुल ऐसा। नो डाउट। बट आपके ये जो 3 लूनर मंथ्स हैं, इसके अंदर जो इस्लामिक वर्ड इस्तेमाल हुए हैं इसके अंदर, वो 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स और पीरियड ऑफ तहूर है। तो इसी जजमेंट के अलादात केस के पैराग्राफ नंबर 24 में वो कहते हैं कि एक औरत मिनिमम 39 डेज के अंदर 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजर सकती है, और पीरियड ऑफ मैच्योरिटी को भी। और अगर वो ये कर ले तो उस सिनेरियो के अंदर शी विल बी प्रिज्यूम्ड, और इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट उसने अपने इद्दत के ड्यूरेशन को पूरा कर लिया है, और वो अब उसको जिसके साथ शादी करना चाहे वो कर सकती है। लेकिन फिर अगेन नॉट रिलाइड अपॉन। तो उन्होंने कहा कि लिहाजा इस औरत ने जब इमरान खान साहब के साथ शादी की है तो उन्होंने कुरानिक प्रिंसिपल्स को वायलेट किया है, तो लिहाजा इनको सेक्शन 496 के अंदर जो है वो सजा दी जाती है, मैक्सिमम सजा ऑफ 7 years एंड विद फाइन एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, जब हम इस जजमेंट को देख रहे थे तो मैंने आप ही से कहा यार जरा पाकिस्तान लॉ साइट को खोलो, जरा देखें तो सही इस 496 के ऊपर कोई जजमेंट अवेलेबल हो। नन अवेलेबल, बिल्कुल। अच्छा, मैंने फिर शौकत महमूद की कमेंट्री निकाली, वहां से कुछ निकल जाए, नो केस अवेलेबल। फिर मुझे किसी ने बताया कि द केस विच वाज कंडक्टेड बाय दिस जज इन इमरान खान, दिस खावर माने का केस, दिस इज अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। बिल्कुल, यानी मीनिंग देयर बाय इससे पहले इस किस्म का ना कोई केस अवेलेबल है, ना इस किस्म का कोई जजमेंट अवेलेबल है। अब ये ऊपर आएगी तो फिर इसके ऊपर लॉ डेवलप होगा, बट एज ऑफ नाउ जज साहब ने जिन जजमेंट्स पे रिलाई किया वो रेलिवेंट नहीं है इस केस से। यार आप ये सारी चीजें छोड़ दो, हाउ कैन यू डिनाई द एक्यूज्ड वो अपना राइट ऑफ डिफेंस जो है उसको आपके इस बात पे, इस अम्ब्रेला पे आप कहें कि जी आप जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स है, और आपने ऐसी कोई कोजेंट प्लॉजिबल चीज प्रेजेंट नहीं की जिससे मैं ये समझूं कि तुम अपनी डिफेंस एविडेंस को लीड कर सकते हो। मतलब जैसा पहले प्रिज्यूम कर रहे हैं कि उसने क्या एविडेंस देना मुझे। PW1 पेश हुए, क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, उसके बाद की स्टेज 342 आई, 340 की सब स्टेज आई। हाउ कैन यू डिनाई दैट पर्सन? देयर इज नो रूम अवेलेबल कि जहां पे आप मुल्जम से कुछ स्पेसिफिकली पूछें कि व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस यू वांट टू, आई मीन are you asking this to a prosecution? No. If you're not asking this to a prosecution, how can you ask the defense that what kind of evidence you want to put? अच्छा सर, इद्दत पे तो हम आते हैं बाद में, अभी तलाक के ऊपर रहते हैं। अब क्रिमिनल लॉ के साथ फैमिली लॉ के ऊपर भी अच्छी कमांड है हमारी, मगर यहाँ पे जज साहब ने एक बड़ा एक यूनिक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो मैंने कभी अलबत्ता नहीं पहले सुना। वो कहते हैं जी मानिका साहब ने बुशरा बीबी को हाफ हार्टेडली तलाक दी थी। अब ये कौन सी तलाक का फॉर्मेट, अभी आपने 3 फॉर्मेट तो बता दिए, लेकिन चौथा जज साहब ने इंट्रोड्यूस किया कि हाफ हार्टेडली तलाक दी इस सेंस के अंदर कि शायद ये सुधर जाए और बाद में ये ठीक हो के मेरे पास आ जाए। तो ये कौन सी तलाक है हाफ हार्टेडली तलाक दे देना? विशाल, अगर तो जज साहब की ये इंटरप्रिटेशन हाफ हार्टेड तलाक की है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप PW1 जो कि इस जजमेंट के अंदर रिप्रोड्यूस किया उसकी स्टेटमेंट को अगर आप वो पढ़ लें तो आप कहीं से नहीं अंदाजा लगा सकते ये हाफ हार्टेड है। आई मीन यू आर पुटिंग एन एलिगेशन ऑफ इलिसिट रिलेशन ऑन योर वाइफ एंड यूर गिविंग अ डाइवोर्स हाफ हार्टेडली। What do you mean by half-hearted? Talaq is a talaq. Yeah. You have exercised your right, and when you exercise your right, you have a right to take it back if आप में रजू हो गया है। लेकिन अगर उसके वो 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो कि अलादात केस की मुताबिक 39 डेज हैं, अगर वो पूरे हो जाते हैं देन द गेम इज ओवर, शी मूव्ड ऑन। और यहाँ पे एक हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे राइटर हैं खलीलुर रहमान कमर साहब, उनका एक लफ्ज बहुत एक जबरदस्त उनका स्टेटमेंट है कि जब आप ये समझो कि औरत आपके घर से जा चुकी है तो आपको ये यकीन कर लेना चाहिए वो जा चुकी होती है। सो देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग बैक। इफ दैट वुमन हैज टेकन दैट स्टैंस that she wants to move on, तो how can you say that कि जी उन्होंने half hearted, you have given a divorce, that's it, you have put an allegation, I mean this is an allegation on your honor,
Yes. और जब आपने इतने सिवियर एलिगेशंस लगा दिए, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो हाफ हार्टेड थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि शादी हो गई, शादी कंज्यूम हो गई, शादी रजिस्टर्ड हो गई, शी वॉज डिक्लेयर्ड एज, और in Khan Saab's period, she was the first lady of the country. You kept mum. You did not bring any allegations. All the way from यानी 6.5 साल के बाद आपको आज आके 496 मिली थी। और मैं आपको यहां पे बताऊं, बीइंग अ फौजदारी वकील, as per your allegations, she was in illicit relationship with Khan Saab at that time. आपने 496 के तहत ये किया। She was your wife. Yes. Then allegation would have been for adultery, Yes. not fornication. Fornication. Yes. और 496 के अंदर जब आप फ्रॉडुलेंट मैरिज सेरेमनी की बात करते हैं, तो यहां पे एम्फेसाइज फ्रॉडुलेंट मैरिज सेरेमनी का है। तो वो मैरिज सेरेमनी, फॉर इंस्टेंस, आप मैरिज सेरेमनी ही नहीं करते। इस केस के अंदर तो इट वाज अ क्लोज्ड कॉर्नर विद इन 4 वॉल्स, निकाह हुआ एंड सो ऑन सो फोर्थ। बिल्कुल ऐसे। तो कौन सी ऐसी मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गई जिसके ऊपर आपने 496 के अंदर सजा दे दी? अच्छा, अगर इनकी बात की, मानिका साहब की बात करें तो वो, और जज साहब की अगर जजमेंट राइटिंग को देखें तो वो कहते हैं कि जी मानिका साहब का जो राइट ऑफ रुजू है, हाँ, वो इस शादी से कॉम्प्रोमाइज हो गया। हाँ, तो एक सेंस को ये मिलती है जैसे कि अगर बुशरा बीबी ना भी चाहती हो तब भी खावर मानिका का राइट था कि वो उससे रुजू करता। नाउ इन आवर अंडरस्टैंडिंग, रुजू मीन्स दैट यू physically get yes, close with each other. yes, That woman is willing to marry some other person, Yes. and still you are saying कि Yes. मेरा right compromise yes, हुआ है कि मैं yes. उसके ऊपर। Ruju does not mean कि, for instance, you're a girl, Yes. Vishal, I give you divorce, ठीक है? Yes, okay. Until and unless you consume a marriage or consume a sexual intercourse after giving a divorce, Ruju does not rise. बिल्कुल ऐसे। ये नहीं होता चलो ठीक है मैं तुम्हारी से तलाक वापस लेता हूं, ऐसे नहीं हो सकता। उसके लिए अब a person who has moved on in a sense that she is willing to marry someone else, how can you say that उसका right of rujuu compromise हुआ? बिल्कुल। Not at all. और आई सपोज के उनका खान साहब से शादी करना या फॉर दैट मैटर किसी से भी शादी करना वाज द डिक्लेरेशन दैट शी डज नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर I द mean, it's रुजू। her personal choice. इट्स हर personal पर्सनल choice. चॉइस। बट जजमेंट की रोशनी में नजर आता है कि हर कंसेंट और हर परमिशन हैड नो वैल्यू एट ऑल, कि जी खावर मानिका का राइट जो है इससे डिस्टर्ब हो गया या वो वायोलेट हो गया जस्ट बिकॉज खान साहब ने शादी कर ली ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, उसका रुजू खत्म हो गया। यार मैं विशाल, आप मुझे एक बात बताओ, who is going to tell कि whether that iddat period is gone or not? The woman only. The woman only. जज साहब ने कहा कि मैं ये कैलकुलेशन लगाता हूं डेट ऑफ डाइवोर्स के नोटिस के साथ। हाउ कैन यू डू दैट इफ द वुमन सेज, आई मीन जिस औरत को, जिस बंदे को आपने डिफेंस एविडेंस पेश, हो सकता है कि वो ये एविडेंस प्रेजेंट करती, हो सकता है कि उसकी कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी होती विच वी ऑलरेडी नो कि इफ द वुमन इज अंडरगोइंग अ मेनोपॉज, शी इज नॉट गोइंग टू हैव दैट यू नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जिस एज फ्रेम के अंदर बुशरा बीबी है या इमरान खान, इट्स नॉर्मल। हाँ, उनकी उस बुशरा बीबी की एज में तो बहुत नॉर्मल है मेनोपॉज से गुजरना। और जिस ड्यूरेशन में भी इनकी 6 साल ही हुए हैं, और उस एज ब्रैकेट में भी देखें शी कुड हैव बीन गोइंग थ्रू द मेनोपॉज स्टेज, तो वहां पे इद्दत का तयन आप किस तरह करते कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ था उनका? Which leads to a question, who is going to tell that? Yes. That person should have been and must have been that woman. Yes. हो सकता है उसने कोई मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करनी हो सकता है उसने खुद ऑन ओथ आना हो, यू रिफ्यूज दैट। अच्छा, इसका बड़ा इंटरेस्टिंगली खबर मानिका साहब कहते हैं कि चूंकि वो मेरी बीवी रही है इतने अरसा, तो मुझे उसकी अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में ज्यादा नॉट एट ऑल। अब वो अपनी स्टेटमेंट में ये कह देते हैं, लेकिन जज साहब उस खातून को जिसकी आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की हद तक घुस गए एग्जैक्टली, और उसको इजाजत नहीं दे रहे कि वो खुद बता सके कि मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल, हो सकता है डिस्टर्बेंस हो, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसको आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे कि वो आर मेडिकल यू नो सिचुएशंस जब औरत को एक एक दो हफ्ते में मल्टीपल टाइम्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं, यानी वो एक खास बीमारी, आई डोंट नो लिकोरिया और समथिंग, आई एम नॉट इक्विप्ड विद द रेलेवेंट नॉलेज, बट बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं।
हो सकता है, और जिस एज के अंदर है इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस कि औरत मीनोपॉज से गुजर रही है, उस वक्त आपने इस बात को, यानी अगेन जो आपने कहा ना कि आप उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स तक घुस गए हैं, तो आपने यहां तक उसको इस बारे में कोई एविडेंस देने की इजाजत ही नहीं। याद रखिएगा कि जब इस किस्म के केसेस आते हैं, और ये मेरा अभी का नहीं, मेरा शुरू से स्टांस है, कंसिडरिंग द जजमेंट ऑफ पैनामा जजमेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और काजी साहब ने ये जो आर्टिकल 17 पे भी जजमेंट दिया है, मेरा ये मानना, और स्कालिया ने बहुत खूबसूरत बात की थी ऐसे ऐसे केसेस के, हार्ड केसेस मेक्स द बैड लॉ, यानी 496 इज नॉट एन इस्लामिक प्रोविजन, नॉट एट ऑल, इसका ताल्लुक भी नहीं है किसी इस्लामिक प्रोविजन से। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, मैंने कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स से भी बात की कि इस बारे में, और मेरा बड़ा एक्सप्लिसिट सवाल था उससे कि सर मुझे कोई कुरानिक आयात बताएं जिसके अंदर अगर कोई औरत इद्दत के दौरान शादी करती है, कोई कुरानिक पेनल्टी प्रोविजन अवेलेबल है, कोई पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। और टू माय अटर एक्सपेक्टेशन उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई नहीं है, और इसको कुछ उलमा ने फासिक डिक्लेयर किया, कुछ ने इरेगुलर डिक्लेयर किया, कुछ भी किया, लेकिन कोई पेनल्टी नहीं है। नहीं। अब 496 which is not an Islamic provision, which is a pure Pakistan penal code और back then Indian Colonial law colonial provision, इसकी आपने रेलेवेंसी क्रिएट कर दी, तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बिदा, उसके बाद क्या कहते हैं कि इद्दत तक लेकर, और इसको जबरदस्ती स्ट्रेच करते नजर आ रहे हैं जजमेंट के अंदर कि इसको जबरदस्ती खींचते रहो, पंजाबी में इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। सेम लॉ इज इन इंडिया एज वेल, आईपीसी। yes, मतलब आप समझे कि अगर आपका ताल्लुक इसका निकाह या इद्दत के साथ होता तो बेचारे इंडिया ने क्यों रखा हुआ है इसको, और वो उनका भी तब से चल रहा है, आई सपोज कि वो शायद चेंज हो गया उनके न्यू लॉ के ऊपर आने के बाद। तो सर इसी चीज को लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपनी छोटी प्रैक्टिस से कभी 496 का कोई केस नहीं देखा था, और केस लॉस के अंदर भी हमने देखा कि कोई खास तौर पे केस मिला नहीं। अब इद्दत की जब ये जज साहब ने पूरी एक एनालॉजी ड्रॉ की है, बहुत सारे लोग शायद इस बात पे भी कंफ्यूज हो कि इद्दत का इस्लामिक प्रिंसिपल है क्या, इद्दत होती क्यों है, तो थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे इसको क्वेश्चन को लेकर। इद्दत बेसिकली मेरा जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और बड़ी हम्बल सी मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करते हुए मेरा आर्गुमेंट ये है कि इद्दत का जो पीरियड है ना, ये लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड की डिटर्मिनेशन पे है। ठीक है। और कुरान एक आयत भी है जो भी मैंने पीछे आपके सामने चलाई है कि आपने 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को इस वजह से वो गुजारना होता है ताकि कई दफा ऐसी मेडिकल सिचुएशंस बनी है जहां पे आपका वो फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट, जिनका मेडिकल का बैकग्राउंड उन्हें पता होगा फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव का, तो आपका गुजर भी गया, लेकिन बाद में आपने कंसीव किया, तो ये अटमोस्ट जिसे कहते हैं प्रिकॉशन के तौर पे, ताकि अगर कोई प्रेगनेंसी आ भी जाए, और याद रखिएगा जब आप डाइवोर्स देते हैं तो विद इन 3 मंथ्स अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ यही है कि उसको वो एक्स हस्बैंड का, और लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, क्योंकि इनहेरिटेंस ने डील करना है, कुरान के अंदर वो सारी चीजें बताई हुई हैं, उससे ताल्लुक है। इस वजह से ये प्रिंसिपल जो बताए गए हैं, बट अगर आप इसको स्ट्रिक्टो सेंसो जो इसकी इंटरप्रिटेशंस हुई हैं, तो ये इट इज द मैक्सिमम वन इज द 90 डेज एंड द मिनिमम वन इज द 39 डेज। सर इसी की अगर हम रैशनल के ऊपर चले जाते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक तो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड टू रूल आउट प्रेगनेंसी, एंड सेकंड इज द पॉइंट ऑफ रुजू, कि दोनों मियाँ बीवी का शायद सुलह सफाई हो जाए। इन माई अंडरस्टैंडिंग कि अब मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप एक 100 रुपये का मेडिकल अगर ब्लड टेस्ट करवाएं तो यू कैन गेट टू नो कि वेदर द वुमन इज प्रेग्नेंट और नॉट। तो डोंट यू बिलीव कि अब इस स्टेज के ऊपर इट्स अ हाई टाइम कि एक कोई इजमा या कोई कंसेंसस उलमा का होना चाहिए इस बात के ऊपर कि इसके ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट्स की जा सकें, बिकॉज यू आर टेकिंग अवे दैट पावर दैट राइट फ्रॉम द वुमन, और आप उसको एक इस तरह की सिचुएशन में लेके आना चाह रहे हैं दैट शी हैज नो से इन द मैटर कि यार वो उसका ओपिनियन कहाँ पे जाता है। यार विशाल, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं ना, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा पोलराइज सोसाइटी है, और औरत को हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की नजर से देखा जाता है। जी। इस जजमेंट को अगर आप देखें ना, तो जिस किस्म के ऑनर, औरत के ऑनर के ऊपर टारगेट किया गया है कि आप लोगों के मैरिटल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से निकल के उनके कमरों में गए, कमरों के जाने के बाद आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आप चले गए,
यानी हाउ कैन यू डू दैट कि ये इसका पीरियड ऑफ तहूर है कि नहीं है, इसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है कि नहीं है। और जो आपने बात की, देखो कुरानिक आयात की रोशनी में अगर आपने देखना है तो मैंने आपको बता दिया दैट इज 90 डेज Yes. या 3 39, मेंस्ट्रुएशन पीरियड, 3 हैज के पीरियड। इसके ऊपर जो आपने बात की है मेडिकल टेस्ट, आप ब्लड टेस्ट करवाएं जिससे पता चल जाएगा औरत प्रेग्नेंट नहीं है, शी कैन रीमैरी। उसके साथ साथ आपको जो जो रजू वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि 90 डेज इज नॉट दैट बिग कि कोई इतनी कोई तबाही और आखिर नहीं आ रही कि आप 90 डेज अगर आपने मूव ऑन करना ही है, शादी करनी है, तो देयर इज नो हार्म इन वेटिंग इन 90 डेज। बट अगर किसी बंदे ने मूव ऑन कर लिया है एंड द वुमेन हु इज सेइंग दैट आई हैव पास्ड दोज पीरियड्स, I don't think so anyone has a right to regulate that. उस बेचारी को तो खैर बोलने का मौका नहीं दिया गया। एग्जैक्टली। अच्छा, यहां पे इस चीज को ये देखना जरूरी है कि ये जजमेंट, आई वुड से कि ये ऐसा बड़ा हथौड़ा मारा है इन्होंने वुमेन एज ए जेंडर के ऊपर कि आप यकीन करें कि ये समझ नहीं आती हाउ ये होगा क्या इसके अंदर, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जुल्म किया इस औरत के साथ, इस जजमेंट के अंदर जो कैरेक्टर असैसिनेशन की है। और मेरा तो आर्ग्यूमेंट ये है, मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि हाउ कैन यू गो, नो कोर्ट हैज अ राइट टू गो इनटू द फिजियोलॉजी ऑफ अ वुमन कि उसके कौन से पीरियड चल रहे हैं, उसकी क्या कंडीशन है। द जज हैज गॉन टू दैट लेवल, दैट जजमेंट हैज गॉन टू दैट लेवल। और उसके बाद अगर आप गए भी हैं, आप उस खातून को ही मौका नहीं दे रहे उसको क्लैरिफाई करने। यस, मतलब आप बताएंगे कि उसको कब पीरियड्स हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे। यू आर अच्छा, आदमी कह रहा है कि आई नो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर नॉर्मल, और आप औरत को ये राइट नहीं दे रहे कि वो बता सके। और आई ट्रस्ट मी, मैं हमारे पास अभी इसकी जरा नहीं है। आई रियली वांट टू सी कि डिफेंस ने जरा में किस किस्म के सवाल किए, क्योंकि ये तो जजमेंट हमें बड़ी मुश्किल से मिल गई है। अगर ये हमें इसकी एविडेंस मिल जाती तो ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलता। ये डेफिनेटली, ट्रस्ट मी, आई हैव अ फर्म बिलीफ कि डिफेंस ने इनको उड़ाया होगा ठीक ठाक अपनी जरा के अंदर। तो सर इसमें स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस पे तो हम आएंगे, क्योंकि हमने इस जजमेंट को पढ़ा है और इट वाज लाफिंग स्टॉक एज वेल कि ये किस तरह जजमेंट लिखी गई है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है किसी शादी के बारे में बताने का कि कौन सी वैलिड होगी, कौन सी मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर ना वो एक आपकी फैमिली कोर्ट के पास ये पावर जरूर है, जिसके अंदर जेक्टेटेशन ऑफ मैरिज, उसके बाद कॉन्जुगल राइट्स, उसके बाद वैलिड वॉइड इरेगुलर मैरिज की ये चीजों का तयन करने का जो इख्तियार है ना, वो फैमिली कोर्ट के पास है। अच्छा, फैमिली कोर्ट के अंदर जब आप बात करेंगे तो वो दीवानी नौयत का मुकदमा होता है, जिसमें प्लेंटिफ भी होता है, डिफेंडेंट भी होता है, जिसकी रेमेडी भी सिविल साइड के अंदर। इट वाज अ ब्लडी क्रिमिनल केस अंडर सेक्शन 496। हाउ कैन यू बीइंग अ मैजिस्ट्रेट, मुझे ज़ाब्ता फौजदारी में ये ऑनरेबल जजमेंट जो है, ऑनरेबल ही जजमेंट ही कहूंगा, ये ऑनरेबल जजमेंट मुझे ज़ाब्ता फौजदारी में ताज़ीरात पाकिस्तान में कोई एक ऐसी प्रोविजन निकाल के दिखा दे जिसके अंदर इनके पास ये इख्तियार हो कि किसी भी शादी को वैलिड वॉइड इरेगुलर डिक्लेयर कर दे। नॉट ओनली दिस, फिर उसके बाद तलाक एहसन, तलाक हसन और तलाक बिदा को जो है वो डिस्कस, यानी आप इस बारे में कोई डिक्लेरेशन दे सकते हो। और जो आपने 496 में खींचा मैरिज सेरेमनी से रिलेटेड, इट्स बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। अब सर इसी की अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो एक बड़ा, हमने जब इस जजमेंट को पढ़ा तो इट वाज अ काइंड ऑफ एलियन जजमेंट टू अ क्रिमिनल लॉयर, जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि हम जब जजमेंट क्रिमिनल लॉ की जजमेंट पढ़ते हैं तो उसका एक अलग फॉर्मेट है, उसके एक अलग स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस है। इस जजमेंट को पढ़ के लगता है कि आप कोई दीवानी मुकदमा पढ़ रहे हैं। इसमें इश्यूज भी फ्रेम किए गए हैं। इसमें जो एविडेंस का स्टैंडर्ड है दैट इज प्रीपोंडेरेंस ऑफ एविडेंस, प्रोपोर्शनैलिटी देखी जा रही है कि कौन सा एविडेंस थोड़ा सा ज्यादा बेहतर लग रहा है। जबकि हमने अपनी पूरी जिंदगी में वकालत में ये देखा है कि बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट, द स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस इन द क्रिमिनल केस इज बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट। तो इसके ऊपर आपका चूंकि माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है और आप इतनी जजमेंट्स पढ़ते हैं, तो ये 50 सफ़े पढ़ के आपको क्या फील हो रहा है? अच्छा देखो, एज अ लॉयर वी आर अलाउड टू क्रिटिसाइज और कमेंट ऑन द जजमेंट। डेफिनेटली, ट्रस्ट मी कि किसी LLB थर्ड ईयर के स्टूडेंट को भी आप ये फैक्ट्स पकड़ा देना और उसे कहीं ये जजमेंट लिखे, यू विल नेवर फाइंड द मोस्ट एब्सर्ड जजमेंट
the way this judgment has been drafted. Number one. Number two, पूरी की पूरी जजमेंट से इट अपीयर्स दैट यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जज साहब परसीव और कंसीव करके बैठे हुए हैं वो प्रीपॉन्डरेंस का वो है। प्रीपॉन्डरेंस का भी हो यार, प्रीपॉन्डरेंस के अंदर भी ओपीपी होता है, ओनर्स टू प्रूव ऑन प्लेंटिफ, ओपीडी ओनर्स टू प्रूव ऑन डिफेंडेंट। तो आपने ओनर्स की शिफ्टिंग भी नहीं की और आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के कॉन्सेप्ट का एक ऐसा चूचू का मुरब्बा बनाया है प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस के साथ जो मेरी समझ से बाहर था। और एग्जैक्टली यू हैव वेरी करेक्टली पॉइंटेड इट आउट कि जज साहब ने जजमेंट लिखने से पहले 3 इश्यूज फ्रेम किए, whether marriage ceremony, this this concept of judgment writing is alien to criminal law. Yes. The criminal law judgment revolves around the charge. Yes. The fact and issue is in the charge, not the issues framed like in a civil मतलब court. ये तो उनको फैक्ट्स पे ले गए ना। Yes. आपने तो 496 के इंग्रेडिएंट्स पूरे करवाने थे प्रोसिक्यूशन से। ओ भाई कौन सी ऐसी मैरिज सेरेमनी हुई, तुमने कौन सी सलामी दी? अच्छा यहां पे मैं आपको एक और बात बताऊं कि यहां पे जज साहब ने एक और कॉन्सेप्ट भी दिया। डिफेंस में सलमान अकरम राजा साहब ने कॉम्पिटेंस ऑफ कंप्लेनेंट टू फाइल कंप्लेंट का इशू भी रेज किया। तो उन्होंने कहा 198 के तहत ये चैप्टर दिस एंड दिस जो है ये ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज के एनी पर्सन का जो कॉन्सेप्ट है, दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट। यस, अ पर्सन subjected to any wrong under section 496 would have been at max a woman, a man, yes, not the public at large. चलो आपने public at large को ला दिया तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि जो मैंने आपको एग्जांपल दी मैरिज सेरेमनीज की, हमारे यहाँ मुसलमानों के अंदर सर्कमसिजन जो है वो एक इट्स अ मैंडेटरी थिंग। तो आपको पिंडों थाओं में बताऊं कि आपने रख लिया आज सर्कमसिजन होनी है जी, सर्कमसिजन होनी है बच्चे, करवा पहले चुके हुए हैं, आपने पैसे इकट्ठे कर लिए, पैसे इकट्ठे। और ये एक वो होता है जिसे कहते हैं ना पंजाबी में हमारे न्योंदरे पाजियां पाना, ये न्योंदरे पाजियां आपने डाली होती हैं, उनको आपने रिसीव जब करना हो तो वो उस सूरत में होता है। तो आपने सर्कमसिजन करवानी है जी, पूरे मोहल्ले में आपने ढोल बजवा दिया, मियां साहब के घर सर्कमसिजन है उनके बेटे की, और लोग आए पैसे दिए, जबकि बाद में पता चला जी सर्कमसिजन तो पहले की हो चुकी। दैट्स 496 सेरेमनी जो आप a marriage ceremony whereby no actual marriage takes place and you have conducted a marriage ceremony. In this case, marriage ceremony took place, and what is the evidence that actual marital consummation takes place? हाँ ये बात है। Does Maneka Saab or the witnesses have the evidence or produce the evidence that since they have consumed contracted a marriage, आपस में एक दूसरे के साथ इनकी मैरिज हो गई है, तो अब वो कंज्यूम भी हुई है, कौन बताएगा? That's the patheticness of this judgment. एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जज साहब शुरू में अपनी जजमेंट में लिखते हैं कि जी जो मैंने अपनी पावर्स को एक्सेस करते हुए इंक्वायरी की उससे मैं समझता हूँ कि 496 बी नहीं लगता। बी नहीं बनती। एक बंदा विटनेस कहता है जी मैंने इनको जिना करते हुए देखा है, कंप्लेनेंट कहता है देखा है, और जज साहब ये समझते हैं कि जी नहीं 496 बी नहीं बनता, 496 बनता है। बट पूरी 50 सफ़े पढ़ने के बाद भी मेरी तो कम इल्मी या समझे कि कम फहम में हो गया कि मुझे समझ नहीं है कि 496 कैसे बनता। Exactly. कि आप एक 50 सफ़े लिखते हैं जिसमें आप खिचड़ी डालते हैं, इश्यूज फ्रेम करते हैं, इधर से तोड़ इधर से पकड़, और एंड पे नतीजा कुछ नहीं निकलता। एंड पे आप कहते हैं जी सजा में 7 साल की दे रहा हूं। अच्छा, द मैक्सिमम पनिशमेंट यानी 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 2 साल नहीं, द मैक्सिमम डोज। मतलब आप समझते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग थ्रेशहोल्ड था एविडेंस का कि इसमें तो मैं कोई लीनियंसी दिखा ही नहीं सकता पनिशमेंट के अंदर। आपने मैक्सिमम 7 साल पनिशमेंट दे दी, मगर केस कैसे किसने प्रूफ करना है? 496 कैसे प्रूफ हो रहा है वो मेरी उसकी एविडेंस ही कोई नहीं है। मतलब पहले बताएं कि मैरिटल सेरेमनी होती क्या है? मतलब आपने इसके ऊपर तो कोई डिस्कशन नहीं की। फ्रॉड कैसे हो गया उसके ऊपर भी कोई डिस्कशन नहीं की। एंड पे आप कहते हैं जी 496 में सजा दे दीजिए। नाउ कीपिंग असाइड ऑल द पॉलिटिकल जो चीजें हो रही हैं मुल्क में उसको साइड पे रखें और अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस किसी की भी अगर उसको साइड पे रखें, डोंट यू बिलीव दैट दिस जजमेंट वुड बी वेरी हार्मफुल टू पब्लिक एट लार्ज? इट सर्टेनली इज। ये एक बहुत बड़ा आपने गेटवे दे दिया। ये आपने किया क्या है? बी प्रिपेयर्ड।
in view of this judgment, unless and until it is set aside by the appellate courts, अब हर दूसरा बंदा अपनी बुढ़ियों के खिलाफ 496 के सगासे ठोकेगा, क्योंकि ये भी तो 6 साल बाद है। यस, अब हर बंदा ठोकेगा। और ये एक ऐसा फ्लड गेट ओपन कर दिया है, या आप ये कह सकते हैं कि मर्दों के हाथ में आपने आके एक ऐसी पेनल्टी प्रोविजन बता दी है जिसके ऊपर अब आपने अपनी साबका बीवियों को रगड़ना है। बिल्कुल। उनके आगे जो शादियां हो गई हुई हैं, उनमें से जो बच्चे हो गए, उनको जलीलो ख्वार करना है। क्योंकि जहां कहीं पे भी हमारी सोसाइटी के अंदर जब डाइवोर्स होती है तो बहुत बहुत ज्यादा यानी ताल्लुकात का ब्लड शेड होता है, बहुत ज्यादा मड स्लगिंग होती है दोनों साइडों से। तो ये आपने एक टूल पकड़ा दिया है। आप अपनी फैमिली कोर्ट की लिटिगेशंस उठा के देखें। अब बी प्रिपेयर्ड फॉर दी सगासास ऑफ 496। अब हर बंदे ने कहना चूंकि मेरे लीडर को इसमें सजा दी, यानी फॉर दैट मैटर, तो इसमें अब ये हम लोग भी ये काम करेंगे। और तो इस तरह खत तक किसी को अंदाजा नहीं है इस बात का। द मोस्ट जेंडर इज गोइंग टू बी हार्म्ड बाय दिस जजमेंट इज द वुमेन। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इसमें अब हर खातून की मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस की जाएगी इस्तगासे के अंदर, और इसी जजमेंट का हवाला दिया जाएगा कि जी इन्होंने तो डिले टैक्टिक करने हैं, इसको छोड़े। मैं बतौर एक मर्द बताता हूँ कि मेरी बीवी के मेंस्ट्रुअल साइकिल कब इसके एंड हुए हैं, कब इसके स्टार्ट हुए, कम ऑन यार। और ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज अ जज, नीदर वी आर अलाउड टू। तो ये जजमेंट को अगर देखा जाए तो मुझे भी थोड़ा सा अरसा हो गया प्रैक्टिस करते हुए, द मोस्ट पैथेटिक जजमेंट आई हैव एवर कम अक्रॉस ऑनेस्टली। और स्पेशली यानी क्रिमिनल लॉ के डोमेन के अंदर देखा जाए तो इट्स बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। सर, जिस तरह आपने बताया कि अभी ये एपलेट स्टेज के ऊपर जाएगा तो देखा जाएगा। माशाल्लाह आपका जितना एक्सपीरियंस हो गया है, फाइल पढ़ के आप बता देते हैं कि इसका फाइनल आउटकम सुप्रीम कोर्ट से क्या आ सकता है। तो इसमें भी ज़रा बताइए हमारी ऑडियंस के लिए कि जब ये एपलेट कोर्ट्स में जाएगा, डू यू फील दैट देयर इज़ अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दिस जजमेंट, या डू यू फील कि ये एक पेंडोरा बॉक्स ओपन होने वाला है? अच्छा, टू माई गट फीलिंग, the judges of the constitutional courts are very vigilant because they are not only operating under the CRPC, which is the procedural code, but also operating under the constitution. It will be very difficult for the complainant in appeal to get this judgment upheld. अच्छा, ये मेरी perception. बट देर आर जजमेंट्स जो इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से किसी अदर वे राउंड भी आती हैं। बट अगर मेरे से आप मेरा थोड़ा सा जो मेरा एक्सपीरियंस है उसकी नौयत के ऊपर पूछेंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। आई वुड से कि इट विल बी नॉक डाउन वेरी इजीली फ्रॉम द एपलेट स्टेज, एंड वी होप सो कि ये नॉक डाउन की जाए, क्योंकि जिस तरह की इसके अंदर एब्सर्डिटी पाई जाती है, इट विल हार्म पब्लिक एट लार्ज। ओह यस, सर्टेनली सर्टेनली सर्टेनली। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई होप कि इस हमारी डिस्कशन से काफ़ी पब्लिक के क्वेश्चंस भी क्लियर हुए होंगे, और होपफुली शायद ये बात उन स्टेक होल्डर्स तक भी जाए कि इस तरह की जजमेंट शायद लिखने से पहले यू शुड थिंक ट्वाइस कि हाउ इट विल अफेक्ट द पब्लिक। पता है विशाल, आप ना जब जजमेंट का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं ना, तो आई मस्ट रिकमेंड यू एंड माई ऑडियंस अ बुक। आसिफ सईद खान खोसा साहब की एक बुक है जजिंग विद पैशन। अच्छा, वो किताब, अच्छा लैंग्वेज पे, मेटाफोरिकल राइटिंग पे उनकी बड़ी कमांड थी। जितना बड़ा नाम था कि काश के कुछ फैसले ना होते तो वो उतने कंट्रोवर्शियल ना होते, लेकिन वो एक बहुत बड़ा नाम थे। अच्छा, उस जजमेंट की सबसे बड़ी खासियत ये, क्योंकि जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी हैं आज तक, उसमें से इस किताब की खासियत ये है कि ये जजमेंट बताती है कि एक जज जब उसके पास फाइल आती है तो उस वक्त उसका माइंड किस तरह काम करता है। फिर जब वो केस सुन रहा होता है, अगर उसका माइंड परसुएड हो रहा है किसी पार्टी की तरफ तो वो किस वजह से हो रहा है, और फाइनली जब वो जजमेंट लिखने बैठता है तो उस वक्त क्या होता है। सो वल्ला आलम के ये जो भी जजमेंट के ऑथर थे, इन्होंने कैसे लिखी, क्या लिखी, बट हम लोग चीज़ों को टेबल के उस तरफ से देखते हैं, वो टेबल को इस तरफ से देख रहे हैं। तो जो उन्होंने अपनी तरफ से रीजनिंग दी है, हो सकता है उनके माइंड, बिलीफ, इल्म के मुताबिक जस्टिफाइड हो, एंड फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम इन दैट।
हम जो कमेंट किया है, क्रिटिकल एनालिसिस किया, हमने टेबल के उस तरफ से किया, लेकिन मानी उसी की जाएगी जो टेबल के इस साइड पे बैठा होगा, या जो जजमेंट होता है जो। और सो लेट्स सी कि जब ये ऊपर जाए तो इसके अंदर कोई अमाइकस पॉइंट हो, रिलीजियस साइड से, हालांकि 496 का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आई वुड रियली वांट, अब जब इसको अम्ब्रेला में ले आए तो कोई ना कोई अमाइकस पॉइंट हो, रिलीजियस स्कॉलर्स हो, गायनाकोलॉजिस्ट हो, और इस चीज को डिसाइड करें कि ये जो 39 डेज है ये इससे भी नीचे आ सकता है अगर एक ब्लड टेस्ट किया जाए कि ना उससे किया जाए, और अदालत के पास कोई इख्तियार है भी सही कि औरत के मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलेट कर सके कि नहीं कर सके। सो ये आई होप एंड आई रियली प्रे कि जब ये ऊपर जाए तो इस लेवल के ऊपर, इसके ऊपर जो डिस्कशन हो। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू।